Assalamu alaikum. A very good afternoon to everyone. Kindly let me know if you can hear me. Can you hear me? Dr. Abdul Rauf, can you confirm? Can you hear me? Is there any issue with the voice? Okay, thank you so much. Just a few minutes more and we will start our today's session. Just waiting for the maximum participants to join, and then we will continue our session. I hope everyone is fine and taking preventive measures against coronavirus spread, and hopefully everyone is learning new things in these vacations. Just a couple of minutes more. Okay, now so we have crossed 200 participants, so we'll start our session. So should I switch to another language or bilingual, as I think most of the people are from Pakistan, and for them Urdu language would be more preferable and easy to understand. I'm just reading the comments, and I think most of the people are from Pakistan. So हमें उर्दू में जो है वो आई थिंक सो सेशन जो है वो करना चाहिए बायलिंगुअली. अगर किसी को उर्दू में या अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो तो वो कमेंट कर सकता है. ऑल्दो आई एम नॉट रीडिंग द कमेंट्स नाउ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द लेक्चर, ताकि फिर उतना टाइम सेव भी हो सके और अटेंशन भी डाइवर्ट ना हो सके. Anyways, let's start the topic. Our topic is physical therapy for Bell's palsy, a tailored treatment approach. So this session is more gonna about the treatment of Bell's palsy from physical therapy perspective. And let's start with a brief introduction of Bell's palsy and what the Bell's palsy is. Bell's palsy is facial paralysis which is caused by dysfunction of the seventh cranial nerve, which we know as facial nerve. Facial nerve, which is a mixed nerve, both supply sensory and motor innervation. Bell's palsy is a dysfunction, and or you can say is the inflammation of seventh cranial nerve, which is facial nerve. बेल्स पाल्सी जो है वो हमारे पास क्या होता है कि फेस का वन साइड यूनिलेटरली मोस्टली होता है, और वन साइडेड ऑफ द फेस कुछ कोई भी हो सकता है, वो राइट साइड हो सकती है, वो लेफ़्ट साइड हो सकती है फेस की. उसकी जो फेशियल सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो आ रही है सेवंथ क्रेनियल नर्व से, विच इज़ योर फेशियल नर्व. और फेशियल नर्व का डिसफंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, वो बेल्स पाल्सी कॉज कर रहा है. Actually, there is a big difference between Bell's palsy and facial palsy. Although दोनों वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं दोनों चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोग बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी ही लेबल करते हैं. फेशियल पैरालिसिस एक्चुअली एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर ये सारी बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, रामजे-हंट बेल्स पाल्सी, ये सब कुछ आते हैं. लेकिन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी.
तो एक्चुअली इसको लेबल हम क्यों करते हैं, इट वाज नेम्ड आफ्टर सर चार्ल्स बेल्स, जो स्कॉटिश सर्जन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे और एनाटमिस्ट थे। उनकी वजह से जो है वो इनको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली हमें बेल्स फिनोमिना नज़र आता है आई बॉल का, जिसकी वजह से इसे हम बेल्स पाल्सी लेबल करते हैं। एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम फेशियल पाल्सी एंड और फेशियल पैरालिसिस। उसमें और इसमें स्टार्ट करते हैं कि दोनों का डिफ्रेंसीशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं बेल्स पाल्सी का और फेशियल पैरालिसिस का, फेशियल पाल्सी का जिसको हम कहते हैं। कि बेल्स पाल्सी दोनों ही यूनिलेटरल होती हैं, एक साइड की होती है, कभी भी दोनों साइड ऑफ द फेस पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ना ही फेशियल पाल्सी ना ही बेल्स पाल्सी। लेकिन अगर हम फेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, अब सेंटर से इमेजिन करें एक लाइन जो पास कर रही है आपके नोज़ के थ्रू और आपके सेंटर ऑफ द लिप से लेके, और एक आप यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ़्ट अपर एंड लेफ़्ट लोअर। ठीक है, तो किसी भी साइड की अगर बेल्स पाल्सी है, राइट और लेफ़्ट, वो आपके दोनों अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करेगी। ठीक है जी, अगर राइट साइड की है तो बोथ राइट अपर एंड राइट लोअर इफेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम फेशियल पाल्सी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मेजरली लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस इन्वॉल्व होगा, वो इट कुड बी योर राइट और इट कुड बी योर लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में ये डिफरेंस है कि बेल्स पाल्सी में बोथ अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट, नो मैटर इफ़ इट इज़ राइट और लेफ़्ट, यूनिलेटरली होता है, और दोनों ही क्वाड्रेंट अपर एंड लोअर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें फोरहेड और हमारा आइज़ का रीजन और चीक्स का रीजन, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फेशियल पाल्सी की बात करते हैं तो उसमें ओनली द लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस इज़ इन्वॉल्व। उसमें अपर क्वाड्रेंट जो होता है, अपर पार्ट ऑफ द फेस जिसमें फोरहेड है और इसमें हमारे पास आइज़ आ रही हैं, वो स्पेयर होता है, उसमें कोई हमें ऐसे सिम्टम्स जो है वो अपेयर नहीं होते। और अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की अगर हम बात करें तो जो है वो फेशियल पाल्सी वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में कंसीडर की जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो बेल्स पाल्सी है इट इज़ योर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है जी, अब इसकी एपिडेमियोलॉजी, इसके हम कॉजेज़ देखते हैं कि एवरेज 15 to 30 केसेस पर 100,000 पॉपुलेशन पर 10,000 पॉपुलेशन के 10,000 में से 15 to 30% केसेस जो है वो हमें बेल्स पाल्सी के मिलते हैं। और जो फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उसमें से 60 to 75% जो है वो केसेस हमारे पास मोस्टली बेल्स पाल्सी के होते हैं। सो जितने भी आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो फेशियल पैल्सी से रिलेटेड हैं, फेशियल पैरालिसिस से रिलेटेड हैं, उसमें 60 to 75% ऑल आर यूनिलेटरल फेशियल पाल्सी केसेस, उसमें बेल्स पाल्सी के केसेस ही होते हैं। तो मेजरली हम जो पेशेंट्स को डील करते हैं वो बेल्स पाल्सी के ही केसेस होते हैं। अब देन आगे हम उसको डायग्नोसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स, कि उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ये बेल्स पाल्सी है या फेशियल पैरालिसिस है या और इसकी कोई और टाइप है ड्यू टू कार्सिनोमा, किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है। ठीक है जी, अब होता ये है कि फेशियल नर्व इज़ डैमेज्ड बाय इन्फ्लेमेशन विद इन द नर्व कॉजिंग इट टू बिकम इनलार्ज्ड एट द पॉइंट वेयर द नर्व एग्जिस्ट द स्कल थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। फेशियल नर्व जो है एज वी नो कि वो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जो है वो जब निकलती है तो वो बोनी प्रोमिनेंस जो है, वो बोनी फोरामेन जो है, वहाँ पे जब नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो नर्व क्या होती है, स्वेल हो जाती है, साइज़ में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उस इंक्रीज़ होने की वजह से उसके साथ से जो ब्लड वेजल्स निकल रही हैं उन पे क्या आता है, उन पे इस्कीमिक कंप्रेशन कॉज होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो आगे जो मसल्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग मसल जिनको वो सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व, वो क्या कर जाते हैं, उनकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को क्या होती है, ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद कैसे क्लिनिकली कैसे लेबल करते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद, अब सब पर इसके कॉजेज़ पे बात करते हैं कि कॉजेज़ के क्या होते हैं बेल्स पाल्सी के।
मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जो है वो, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इडियोपैथिक है, इट्स कॉज इज़ अननोन। इसके कॉजेज़ मोस्टली जो है वो अभी तक लेबल नहीं कर सके साइंटिस्ट, लेकिन जो नॉन कॉजेज़ हैं उसमें मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जो है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है फेशियल नर्व की। ठीक है जी। और बहुत सारे और कॉजेज़ हो सकते हैं, मॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं दूसरी डिजीज़ की वजह से, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी हमें जो है वो फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में जो है वो चांसेस होते हैं कि, और मास्थेनिया ग्रेविस की में भी चांसेस होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी चांसेस होते हैं कि ऐसी कोई आपको बेल्स पाल्सी अकर हो सके। ठीक है जी। और कार्सिनोमाज हो सकते हैं, और लाइम डिजीज़ हो सकती है। दीज आर सम कॉमन नॉन कॉजेज़, और इसमें से मोस्ट कॉमनेस्ट जो नॉन कॉज है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, जो इन्फेक्शन को लीड करता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो है वो बेल्स पाल्सी अकर होती है। अदरवाइज़ इट्स स्टिल इडियोपैथिक इन नेचर, कि इसका कॉज जो है वो क्या है, अननोन कॉज है। ठीक है जी। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि कॉज तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी कॉज हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अब क्लिनिकली प्रेजेंट करता है पेशेंट, तो उसमें क्या कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, आपको क्या होगा कि फोर हेड की रिंकलिंग, अब जैसे मैं फ्रॉनिंग कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि मेरे विजिबल रिंकल्स हैं। जिस साइड पे इफ़ेक्टेड साइड जो होगी उस साइड पे ये फोर हेड के रिंकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। हम आईब्रोज़ को अपवर्ड मूव करते हैं फ्रॉनिंग के लिए, ये देखिए मेरे आईब्रो में अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो इस साइड की पेशेंट में जो है इफेक्टेड साइड में वो आईब्रोज़ आप लिफ्ट नहीं कर सकेगा। ये नेज़ोलेबल फोर, सेकेंडली उससे नीचे आते हैं तो वाटरी आइज़ होंगी, आइज़ में ड्राइनेस होगी और ड्रिपलिंग होगी, आइज़ में से आंखों में से पानी निकलता रहेगा हर टाइम। और एक मोस्ट कॉमन चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है वो इनक्लोजर, इन प्रॉपर इनक्लोजर ऑफ दी आइज़, कि आंखें जब हम बंद करते हैं तो जो इफ़ेक्टेड साइड होती है उनमें पेशेंट्स में वो साइड को अपनी आइज़ को प्रॉपरली बंद नहीं कर सकेंगे। उसकी क्या रीज़न होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि अपर आईलिड जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है, उसकी मूवमेंट कंप्लीट होती है, लेकिन जो लोअर आईलिड है इसने जो ऊपर जाके मूव करना है, इसकी सप्लाई जो है वो ये वीक हो जाता है। इसकी वजह से ये हमेशा नीचे को ही रहेगा, इसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर, स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये अपवर्ड जाके मूव कर सके। सो ऊपर वाला मूवमेंट जो ग्रेविटी की वजह से नीचे को पुल हो रहा है वो नीचे को आएगा, लेकिन आई क्लोजर प्रॉपरली इस वजह से नहीं होगी क्योंकि लोअर आईलिड जो है वो, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपवर्ड एंटी ग्रेविटी मूव कर सके। ठीक है जी। तो अब स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन में देखेंगे तो वो उसमें आइज़ में जो है वो आपको ज़्यादा गैप नज़र आएगा। यही आप इसको पेशेंट को लाइंग पोजीशन में देखेंगे तो वो गैप थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको कम नज़र आएगा, चूँकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो लोअर आईलिड को इतना ज़्यादा पुल नहीं कर रही एज़ कम्पेयर टू सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है जी। उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे जो है ये आपके नेज़ोलेबल फोल्ड्स होते हैं। आप अपने फेस पे देखिए कि एक यहाँ पे फोल्ड होता है, लाइन क्रीज पड़ रही होती है, और एक दूसरी साइड पे नोज़ के दोनों साइड्स पे जो है हमें नेज़ोलेबल फोल्ड जिनको हम बोलते हैं। तो जिस साइड पे इफ़ेक्टेड साइड होगी उस साइड का ये नेज़ोलेबल फोल्ड भी जो है वो क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है। और ये माउथ का एंगल जो है वो क्या कर जाएगा, वो ड्रॉप कर जाएगा इफ़ेक्टेड साइड पे। लेट मी सी इफ़ आई कुड शो यू अ पिक्चर ऑफ पेशेंट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, लेट मी नो इफ़ इट इज़ विजिबल। इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें फोर हेड के जो है वो रिंकल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, नेज़ोलेबल फोल्ड डिसअपेयर हो जाता है, और एंगल ऑफ द माउथ क्या करता है, वो डेविएट हो जाता है। ठीक है जी। इस तरह की पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, और माउथ ओपन रहता है एक साइड से, तो उसमें से जो वो स्लाइवा जो है वो ड्रिपल आउट करता है। स्लाइवा जो है वो हर टाइम जैसे आइज़ में से जो है वो
एयर आई ड्रॉप्स जो है वो निकल रहे हैं, इस तरह सलाइवा भी जो है वो रिपल डाउन करता है फ्रॉम दी साइड ऑफ द ओपन माउथ। ठीक है जी, ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस है। इसके ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मोस्टली ज़रूरी नहीं होते, इसके हम क्लिनिकली प्रेजेंट पेशेंट जब करता है तो उसमें हम ये साइन एंड सिम्टम्स देख के पहले तो हम इसी से जो है वो डायग्नोसिस कर लेते होते हैं कि ये फेशियल पाल्सी है या बेल्स पाल्सी है। कि उसमें अगर जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि अगर बोथ अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है एंड बेल्स फिनोमिना के आगे जाके बात करते हैं। तो अगर बेल्स फिनोमिना है एंड बोथ अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स आर इन्वॉल्व, तो इसको हम मोस्टली हम लेबल कर देते हैं कि इट इज़ बेल्स पाल्सी। और अगर अपर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट द लोअर क्वाड्रेंट इज़ इन्वॉल्व, जिसमें नेज़ोलेबल फोल्ड है और एंगल ऑफ द माउथ जो है वो डेविएटेड है, तो वो उसको हम फिर फेशियल पाल्सी में जो क्या है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसमें हम लेबल कर देते हैं। ठीक है जी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इसकी मोस्टली हम हिस्ट्रीज़ और क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस पे जो है वो इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर मज़ीद आप कुछ लेबलिंग करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए MRI स्कैन भी किए जाते हैं और उसमें न्यूरोमास वगैरह को लेबल करने के लिए कि इसके कॉजेज़ में कहीं कोई इंटरनल न्यूरोमा डेवलप तो नहीं हुआ कैंसर, कोई ऐसे सार्कोमा तो नहीं है, तो उसको लेबल करने के लिए आप MRI करा सकते हैं। CT स्कैन भी जो है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में आता है। लेकिन मोस्टली जो है वो हम इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और पेशेंट की हिस्ट्रीज जो है वो डायग्नोस्टिक इसके प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ अब जो हम जिस पे बात करते हैं डैट इज़ बेल्स फिनोमिना। बेल्स फिनोमिना क्या होता है कि जिस साइड की पेशेंट की अफेक्टेड साइड होगी, उस साइड की जब पेशेंट आइज़ को क्लोज़ करना की ट्राई करेगा तो उसकी आई बॉल जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, नॉर्मली जो है वो हम आइज़ जब क्लोज़ करते हैं तो हमारी आई बॉल स्टेबल ही रहती हैं या स्लाइट अपवर्ड मूवमेंट जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और आप आई बॉल को देख भी नहीं सकते हो, लेकिन जैसे हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट में चूँकि आइज़ जो है वो प्रॉपरली क्लोज़ नहीं हो सकेंगी, तो इसलिए हमें आई बॉल की रोलिंग जो है वो विजिबली नज़र आएगी। तो बेल्स फिनोमिना क्या है कि जब आइज़ पेशेंट क्लोज़ करता है तो उसकी आई बॉल जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है। सपोज़ वो यहाँ है आई बॉल, तो वो थोड़ा सा आउटवर्ड जाएगी और फिर अपवर्ड रोल कर जाएगी। दिस इज़ टर्म्ड एज बेल्स फिनोमिना। और अगर बेल्स फिनोमिना भी पॉजिटिव है और बोथ अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको लेबल करते हैं बेल्स पाल्सी पे, जो कि हमारा इसका टॉपिक है। इसका डिफरेंशियल ऐसे बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सडन ऑनसेट होता है। ठीक है, विदिन 24 आवर्स के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं ग्रेजुअली। इसमें पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को चेंज इन द टेस्ट और चेंज इन द सेंसेशन और हेयरिंग सेंसेशन में थोड़ा सा लॉस आना शुरू हो। एयर पेन बिहाइंड द एयर एंड जॉज जो है वो यहाँ पे उसको पेन टाइप और सेंसेशन जो है वो वाइब्रेटरी सेंसेशंस जो है वो उसको फील होना शुरू हों, तो ये उसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। एंड लेटर ऑन जो है वो ग्रेजुअली कंप्लीट सिम्टम्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जो सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस किए, ये सारे सिम्टम्स जो है वो अपेयर स्लोली जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और जो बहुत फ्रूटफुल ये है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। 70 to 75% जो है पेशेंट्स वो रिकवर कर जाते हैं विदिन 2 to 3 वीक्स विदाउट एनी अदर्स कॉम्प्लिकेशंस। किसी भी और कॉम्प्लिकेशंस के बग़ैर पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं, जो कि इसका प्रोग्नोसिस है और जो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है कि विदाउट ट्रीटमेंट भी जो है वो इसकी रिकवरी जो है वो 100% अचीव हो जाती है। ठीक है, और बाकी जो 25% बचते हैं उनमें और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं या उनका ट्रीटमेंट प्लान अच्छा नहीं हो सकता। आज हम फिज़ियोथेरेपी में देखेंगे, इसकी फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट में सम टाइम कुछ हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं और उनका फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा होता है। और वो नुकसान यही है
कि एक तो प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती, और अगर रिकवरी होती है तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सिनकाइनेसिस है और मसल्स की जो है वो टाइटनेस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और देन एट द एंड ऑफ द सेशन उसका प्रैक्टिकल सेशन भी हम करेंगे कि उसमें हम उसको चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है जी। अब जब डायग्नोसिस हम कर रहे होते हैं तो इसकी हम लेबलिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हम हाउस ब्रैकमैन स्केल जो है वो इसकी स्वेरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके 6 ग्रेड्स होते हैं, 1 to 6 तक हम जाते हैं। 1 का मतलब है कि उसमें नॉर्मल है पेशेंट, और 6 का मतलब है कि स्वेयर कंडीशन है, ही कांट इवन मूव अ सिंगल मसल। ठीक है जी। इसके ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली इसकी हम ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हाउस ब्रैकमैन स्केल है, आप अगर इसको गूगल करें तो आपको वहाँ पे विजिबल मिल जाएगा और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स साइन एंड सिम्टम्स, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हाउस ब्रैकमैन स्केल जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि उसमें इसके 6 ग्रेड्स होते हैं हाउस ब्रैकमैन स्केल के, और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को फिर फिज़िकल थेरेपी में उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज इट्स अ टेलर ट्रीटमेंट प्लान। सभी पेशेंट्स को ये नहीं है कि बेल्स पाल्सी हो गई है और सभी पेशेंट्स को सेम ट्रीटमेंट प्लान आप देना शुरू कर देंगे। ऑल्दो कन्वेंशनली तो यही प्रैक्टिस हो रही है कि सभी को एक जैसा प्लान दिया जा रहा है, सभी को EMS और एक्सरसाइज थेरेपी और बबल च्यूइंग और होम एक्सरसाइज प्लान भी ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि द प्लान शुड बी पेशेंट स्पेसिफिक, पेशेंट की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीटमेंट प्लान उसका प्रोवाइड करें। ठीक है जी। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट होती है। अंडरस्टूड है कि जब पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को जो है वो न्यूरोफिजिशियन को जो है वो कंसल्ट करता है विदिन 72 आवर्स, और विदिन 72 आवर्स जो है वो मोस्टली इसके लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी उसको दी जाती है। उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और साथ में एंटीवायरल थेरेपी होती है, और कुछ नर्व टॉनिक्स वगैरह जो है वो साथ में उसको रेकमेंड किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो फिर टेपर डाउन करते जाते हैं, पहले 60 ग्राम्स पर डे के लिहाज से दिए जाते हैं, देन फिर हम उसको टेपर डाउन करके 10 ग्राम्स पे ले आते हैं ताकि पेशेंट में उसकी हैबिचुएशन ना हो और स्टेरॉइड्स की वजह से दूसरे सिम्टम्स अपेयर होना ना शुरू हो जाएं। एंटीवायरल थेरेपीज़ होती हैं जिसमें एसाइक्लोवर्स हैं वो दिए जाते हैं, और ये सब इसकी मोस्ट कॉमन, इसकी जो है मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी कॉमन है। सेम ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सभी पेशेंट्स के लिए जो है वो रेकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अब देखते हैं कि बीइंग फिज़ियोथेरेपिस्ट हमारा क्या रोल है। फिज़ियोथेरेपिस्ट में जो है वो क्या रोल जो है वो इसमें प्ले करते हैं, फिज़ियोथेरेपी का क्या रोल है। ठीक है जी। फिज़ियोथेरेपी इंटरवेंशंस के बारे में अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने देख लिया कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, देन हम इसको हमने कैटेगराइज कर लिया, इसकी ग्रेडिंग हमने कर ली, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने कर लिया कि वी आर ओनली डीलिंग विद द बेल्स पाल्सी पेशेंट्स। ठीक है। अब बेल्स पाल्सी पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। एक्चुअली इसकी फेजेस होती हैं, रिकवरी फेजेस बेल्स पाल्सी की 4 फेजेस हैं इसकी। पहली है फेज़ जो है वो प्रोग्रेसिव फेज़ होती है, ये प्रोग्रेस फेज़ होती है, वो फॉर फर्स्ट वीक चलती है, डे 1 से डे 7 तक। स्लोली जो है वो क्या होते हैं कि सिम्टम्स जो है वो अपेयर होना शुरू होते हैं। ठीक है, और उनमें स्वेरिटी आती है विद टाइम। ठीक है, ये प्रोग्रेस फेज़ होती है, डे 1 से डे 7 तक चलती है। दिस फेज़ कंटिन्यूज फ्रॉम 1 to 7 days of onset till complete progression when muscle go in flaccidity and facial asymmetry develops। ठीक है जी। फर्स्ट वीक में जो है वो फेज़ हुआ है उसको प्रोग्रेस फेज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें सिम्टम्स अपेयर होते हैं, देन वो स्लोली क्या होते हैं डिसअपेयर होना शुरू होते हैं और फ्लैसिडिटी आती है। सबसे पहले फ्लैसिडिटी आती है। सेकंड फेज़ जो होती है वो सेकंड एंड थर्ड वीक जो है वो उसको सेकंड फेज़ में हम कंसीडर करते हैं और वो प्लेट्यू फेज़ कहलाती है। सेकंड फेज़ का नाम है प्लेट्यू फेज़। इसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी जो है वो हमें नहीं मिलती, जो एक प्लेट्यू आ चुका होता है,
मसल्स में फ्लैसिडिटी में होते हैं तो वो फ्लैसिडिटी में ही रहते हैं, ठीक है। इसको हम प्लेट्यू फेज कहते हैं और इसकी लेंथ होती है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स। देन रिकवरी फेज़ आना शुरू हो जाती है कि जो है वो नर्व इटसेल्फ, उसकी इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे कम होती है मसल्स में, उनकी नर्व सप्लाई जो है वो दोबारा उनमें रीजनरेशन आना शुरू होती है और मसल दोबारा से अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट पे आ जाती है हमारी सीक्वल फेज़। उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो दूसरे सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मसल टाइटनेस है और जिसमें हमारे पास सिनकाइनेसिस आता है। सिनकाइनेसिस अब नॉर्मल मूवमेंट्स को हम कहते हैं कि सम टाइम ऑक्यूलर ऑरल सिनकाइनेसिस होता है और ऑरल ऑक्यूलर सिनकाइनेसिस होता है। सिनकाइनेसिस ये होता है कि इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। सपोज़ आप बोल रहे हो तो आपकी आइज़ की जो है वो इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, या जस्ट आप आइज़ को यूज़ कर रहे हो और आपकी माउथ की जो है वो इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी। मे बी आपने ऐसे पेशेंट्स को देखा हो। दिस इज़ वी टर्म्ड एज मेडिकली सिनकाइनेसिस। और ये आप कह लें कि नेचुरली कुछ लोगों में डेवलप होता है, लेकिन कुछ लोगों में ड्यू टू मेल ट्रीटमेंट, जिसमें हम जब से EMS यूज़ करते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं, EMS वगैरह से भी अगर हम उसको पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं है और फिर भी हम इसको गैल्वेनिक करंट जो हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, उसकी वजह से मसल में हाइपरटोनिसिटी आना शुरू हो जाती है और वो बजाय फ़ायदे के वो नुकसान दे रही होती है, ठीक है जी। पेशेंट को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जनरली अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट प्लान। इनिशिएशन ग्रुप, फैसिलिटेशन ग्रुप, मूवमेंट कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन ग्रुप्स। हर ग्रुप के लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है, लेकिन अभी हम जर्नलाइज एक ट्रीटमेंट प्लान में आपको बताता हूँ कि उसमें हम उस जर्नलाइज ट्रीटमेंट प्लान में क्या लेके चलते हैं। सबसे पहले जो कन्वेंशनल थेरेपी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कन्वेंशनली हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि पेशेंट में को EMS जो है वो लगाया जाता है। पेशेंट को मोटर पॉइंट्स पे जो है वो करंट जो है वो अप्लाई किया जाता है और कंसीडर ये किया जाता है कि इससे उसकी चूँकि इंटरनली उसके जो है वो मसल्स की जो है वो इनर्वेशन क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, तो इसलिए एक्सटर्नली जो है वो हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। ऑल्दो ये डिपेंड करता है, रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि EMS लगाने से पेशेंट में रिकवरी जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है, लेकिन अब किस ग्रेड पे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि EMS जो है वो हम पेशेंट्स में लगाते हैं, किन पेशेंट्स के लिए EMS जो है वो रिक्वायर्ड है। आपको मैंने बोला कि हम इसकी सबसे पहले ग्रेडिंग करते हैं हाउस ब्रैकमैन स्केल के अकॉर्डिंग, और उस स्केल के 6 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। ग्रेड 1 है कंप्लीट रिकवरी है, पेशेंट्स को कोई सिम्टम अपेयर नहीं हो रहे, जैसे नॉर्मल है, आप है, मैं है, तो कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम ग्रेड 1 में लाए करते हैं। और ग्रेड 6 जो है उसमें कंप्लीट जो है वो ब्लॉकेज है, 100% जो है वो EMS फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेशन। EMS इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, मसल को हम इलेक्ट्रिकली जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज़ EMS, ठीक है जी। तो उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ग्रेड 4, 5 एंड 6 जो स्वेयर पेशेंट्स हैं, जो स्वेयर कंडीशन के पेशेंट हैं, हाउस ब्रैकमैन स्केल के अकॉर्डिंग ग्रेड 4, 5 एंड 6, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको EMS रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। ग्रेड आई एम रिपीटिंग, ग्रेड 4, 5 एंड 6 का पेशेंट्स जो है वो इनको हम EMS रेकमेंड करते हैं, उनमें EMS लगाएंगे तो आपको रिकवरी मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड ग्रेड 2 और 3 के पेशेंट्स को EMS की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उनमें मसल्स में इटसेल्फ अंदर से इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी उनमें उनकी नर्व्स बहुत ज़्यादा 100% नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30-40% जो है वो नर्व सप्लाई जो है वो उनकी इंटैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए जब अंदर से इंटैक्ट है, अंदर से स्टिमुलस आ रहा है मसल को, तो जब आप बाहर से भी स्टिमुलस देना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा कि मसल्स में टोनिसिटी उनकी बढ़ जाएगी, हाइपर टोनिसिटी होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में फ़ायदे की बजाय उनमें लेटर ऑन मसल टाइटनेस और मसल में सिनकाइनेसिस डेवलप होगा, जो कि फ़ायदे की बजाय क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग, ओनली
EMS is for grade 4, 5 and 6 patients and no EMS therapy for grade 2 and 3 patients. ठीक है, इसमें भी जब ग्रेड 4, 5 और 6 है, ग्रेड 4, 5 में उसमें सिर्फ आप अपर फोर हेड में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको लोअर और लिप्स और जॉ में और लोअर क्वाड्रेंट के जो मोटर पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको EMS जो है वो स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी. ग्रेड 6 जो है, चूँकि उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो उसमें आप क्या करते हो कि उसमें फिर आप सारे ही फेस के मोटर पॉइंट्स को आप कवर करते हो. ठीक है जी. अब ये थी EMS की बात, जिसमें हम इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट जो है वो सप्लाई करते हैं. आप चाहे तो इंडिविजुअल मसल को जो है, इंडिविजुअल मोटर पॉइंट को जो है वो आप जो है स्टिमुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्रुप जो है वो ग्रुप फॉर्म में मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं. और इसके लिए रेकमेंड ये किया जाता है कि आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में जो है वो बैठ के इसको आप स्टिमुलस दें रादर देन इन लाइंग पोजीशन. ठीक है. इट वाज ऑल अबाउट EMS. अब दूसरी थेरेपीज़ की तरफ आते हैं कि दूसरी थेरेपीज़ में हम क्या कुछ जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पेशेंट एजुकेशन. चारों ग्रुप्स जैसे मैंने बात की पहले, इनिशिएशन है, फैसिलिटेशन ग्रुप है, मूवमेंट कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन ग्रुप है. चारों के चारों ग्रुप्स में जो है वो कॉमन चीज़ जो है वो पेशेंट एजुकेशन है. ठीक है. और पेशेंट एजुकेशन जो है वो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो जो यूज़ होती हैं. और फिज़ियोथेरेपी में भी जो कन्वेंशनल फिज़ियोथेरेपी, इसमें मोस्टली ये रेकमेंड किया जाता है कि आप च्युइंगम जो है वो आप रेकमेंड की जाती है कि आप च्युइंगम जो है वो चबाएँ ऑन द इफेक्टेड साइड. हालांकि ये इट्स जस्ट अ मिथ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है. रिसर्च ये प्रूव करती है कि बबल च्युइंग करने से जो है वो मसल ऑफ मेस्टिकेशन जिसको क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही है, मेस्टिकेशन जो है वो च्युइंगम से मसल ऑफ मेस्टिकेशन को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनसे आपकी बेल्स पाल्सी के सिम्टम से बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं, उससे जो है वो बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस नहीं शो हो रही. और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये भी देखा जाता है कि पेशेंट्स जो है वो अपने घर के मिरर्स जो हैं वो उनको कवर कर देते हैं, वो अपने आप को फेस शीशे में देखना नहीं चाहते. हालांकि मिरर विजुअल फीडबैक जो है EMS, EMG बायो फीडबैक और साथ में हमारे पास मिरर विजुअल फीडबैक, इन दोनों के सेम तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं. कि रिसर्च ये प्रूव करती है कि एक एक्सरसाइज जो आप विदाउट लुकिंग इनटू मिरर आप कर रहे हो और दूसरी वही एक्सरसाइज जो आप मिरर के सामने देख के कर रहे हो, उस एक्सरसाइज की ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप लुकिंग इनटू मिरर, आप मिरर विजुअल फीडबैक लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो ये कुछ मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपने हमेशा पेशेंट को यही रिकमेंड करना है कि वो मिरर के सामने बैठ के जो है वो एक्सरसाइज करें. ठीक है. और मिरर को हाइड ना करें. ठीक है. अब आते हैं इसकी दूसरी ट्रीटमेंट्स पे कि इसमें मसल को आपने एक्टिवेट करना होता है. उसमें मीम थेरेपी होती है, फेशियल एक्सरसाइज होती हैं, फेशियल फंक्शनल एक्सरसाइज होती हैं. जैसे फ्रॉनिंग है. अब देखिए फ्रॉनिंग जो है वो आप फोर हेड रिंकलिंग कर रहे हैं. अब सपोज़ ये राइट साइड इफेक्टेड है तो इसमें जो है ये आईब्रो अपवर्ड मूव नहीं करेगी, तो यहाँ पे फिर हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे कि अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये चूँकि ऊपर नहीं जा रही, ये वीक है, तो इसमें अपनी ही फिंगर से पेशेंट इसको असिस्ट करके ऊपर लेके जाएगा. ठीक है. जो है वो ब्लोइंग करते हैं, मुंह में हवा भरते हैं, यहाँ से लीक करेगी. ऐसे करने से चूँकि वहाँ पे उनकी मसल की स्ट्रेंथ वीक है तो उनको कहेंगे यहाँ से आप होल्ड करें एंड देन टाइटन करके जो है वो आप बेटा मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं एट द एंड ऑफ द सेशन आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा एंड आई विल आंसर डैट. अभी मैं चूँकि डिलीवर कर रहा हूँ तो अभी आई एम नॉट रीडिंग योर कमेंट्स. आपकी जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप काइंडली उनको नोट डाउन कर लीजिए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. ठीक है जी. अब कुछ जनरलाइज ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आते हैं. इसके लिए हम स्ट्रेचिंग्स यूज़ करते हैं, टेपिंग यूज़ करते हैं. EMS का मैंने आपको बता दिया. ये जनरल एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करते हैं. इसमें जो हमारे पास नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं, जैसे अभी आपको बताया फोर हेड रिंकलिंग है, नेज़ोलेबल फोल्ड की रिंकलिंग है, आई क्लोजर है, साथ में माउथ क्लोजर है और ब्लोइंग है जिससे आपकी मसल्स में जो आप टाइटनेस लाते हो. ये सब एक्सरसाइज जो है वो आप करें
और इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखें, आप इनको थ्राइस अ डे करें, दिन में 3 दफ़ा, और एक सेशन में आप 10 टाइम्स रेपिटेशंस करें। लाइक 10 टाइम्स आपने जो है ये एक एक्सरसाइज करनी है और दिन में आपने 3 दफ़ा पेशेंट को रेकमेंड करना है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप उसको बोलिए कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, घर में जो भी शीशा अवेलेबल है, आप वहाँ पे उसके सामने जो है वो एक्सरसाइजेज कीजिए, ठीक है। और इसमें जनरली जो दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको हैंड्स ऑन भी करके दिखाता हूँ कि उसमें एक तो मैंने आपको स्टिमुलेशन के लिए बताया कि स्टिमुलेशन जो है वो हमें स्वेयर कैटेगरीज 4, 5 एंड 6 के ग्रेड्स में पेशेंट्स को हमें क्या चाहिए कि हमें वहाँ पे ईएमएस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपके पास अर्ली एक्यूट फेज़ के पेशेंट्स हैं जिसमें ग्रेड 2, ग्रेड 3 के पेशेंट्स हैं, तो उनमें जैसे आप एक प्रॉपर उनको होम प्लान दे दें, उनको आपको रिपीटेडली क्लिनिक को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके एक्सरसाइज गाइड कर दीजिए और वो घर में वही एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। इसमें मोस्टली हम रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हम स्टार्ट करते हैं, मसल्स को हमने स्टिमुलेशन देनी है। वो स्टिमुलेशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मसाज, फेशियल मसाज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप पेशेंट को रेकमेंड कीजिए। और इसका प्रोटोकॉल ये है कि 1 a डे आप मसाज कीजिए, अपनी अफेक्टेड साइड का और अनइफेक्टेड दोनों साइड्स का आप कर सकते हैं। करना ये है कि आपने स्मॉल सर्कुलर मोशंस में जो है वो आपने अपने फेस को स्टिमुलेट्स देना है। सपोज़ हम फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, तो स्मॉल सर्कुलर मोशंस में हमने फोरहेड से, आप अगर वीडियो देखिए तो आपको विजिबल होगा स्मॉल सर्कुलर मोशंस, ठीक है जी। दीज आर स्मॉल सर्कुलर मोशंस, ये मसाज में कंसीडर होता है, ठीक है जी। और अगर आप, ये तो अपर रीजन का हो गया फोरहेड का और आइज़ का। अगर आप चीक्स पे आते हैं तो रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको 3 लाइंस में डिवाइड कीजिए, अपर लाइन, मिड एंड लोअर लाइन। और देन इसमें भी आप जिसको गोइंग थ्रू द लाइंस, आप गूगल कीजिए तो आपको फेस की फेशियल लाइंस जो है वो नज़र आया, वहाँ पे एक चार्ट मिलेगा। और वो लाइंस मसाज, फेशियल मसाज का ये रूल होता है कि इनवर्ड टू आउटवर्ड आप मूव कीजिए। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी इन मिड लाइन ऑफ द फेस, और उस पर आप क्या करें, उसको बाहर की तरफ आप जाते जाइए, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मसाज, फेशियल मसाज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा जो है मसाज करने से भी पहले, और अभी आपको फेशियल कपिंग थेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ, कि उसके लिए भी हमेशा आप फेस पे, पेशेंट के फेस पे कोई इमोलिएंट यूज़ कर लें, ठीक है। कोई आप नॉन ग्रीजी लोशन यूज़ कर सकते हैं, कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है जो है, लेकिन उसकी एक्सेस क्वांटिटी ना यूज़ कीजिए, कहीं पेशेंट के पिंपल्स वगैरह ना निकल आए। बहुत माइनर जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है आप यूज़ कीजिए फॉर द मसाज। और फॉर कपिंग थेरेपी भी आपकी नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि उसमें आपने कैसे यूज़ करना है। और मसाज के बारे में आपको बताया कि स्मॉल सर्कुलर मोशंस में जो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड आप लेके जाइए, ठीक है जी। इट वाज अबाउट मसाज। अफेक्टेड साइड पे कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो ये है कि आपने हमेशा नेक को भी, अफेक्टेड साइड के नेक मसल्स को भी आपने स्ट्रेच भी कराना है और उन पे आपने रिलैक्सेशन भी इंड्यूस करानी है। मसाज इज़ फॉर योर रिलैक्सेशन, ठीक है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं फॉर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस के लिए। जो एक्सरसाइज पहले हमने देखी, हमने ईएमएस देखा, इट वाज फॉर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर रीट्रेनिंग। जो पेशेंट्स में न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन हम कर रहे हैं, वो उनके लिए वो एक्सरसाइजेज हैं जो हम उनको पहले प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें मसाज है, जिसमें स्ट्रेचिंग है, जिसमें टेपिंग है, ये रिलैक्सेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मसाज था। अब आप इसको नेक के रीजन में भी करेंगे, अफेक्टेड साइड के 3 फेजेज़ में। आप इसको 3 लाइंस में, जैसे हमने चीक्स में डिवाइड किया, आप इसको 3 फेजेज़ में ऐसे डिवाइड करें। और एक सेशन आपने उनको कहें कि जी 1 मिनट के लिए जो है वो आप एक रीजन को, जैसे अपर रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, 2-3 मिनट, और इसकी आप रेपिटेशन भी जो है वो आप ऐड कीजिए, ठीक है। दिस वाज अबाउट द मसाज। सेकंड चीज़ आती है टेपिंग के बारे में। हम बात करते हैं कि टेपिंग जो है वो पेशेंट्स में, हम फेशियल पाल्सी के पेशेंट्स में रेकमेंड की जाती है। करते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 2 जगह पे हम टेपिंग यूज़ करते हैं।
फेशियल पाल्सी की, बेल्स पाल्सी की टेपिंग जो है वो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेल टू फीमेल्स में, कि मेल्स में चूँकि बियर्ड होती है और फीमेल्स में फेस उनका क्लियर होता है, कोई फेशियल हेयर्स नहीं होते। तो आप कोई भी जो है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़ जो है वो आप टेप क्या कितनी टेप्स आपने यूज़ करनी है और कौन सी टेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप उसको अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड योर अवेलेबिलिटीज़ जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल टेप भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से कॉर्नर ऑफ द लिप से जो है, सपोज़ अब जैसे मेरी बियर्ड है, मेरे जैसा पेशेंट हो जिसकी बियर्ड हो, तो वहाँ पे जो है वो आप नीचे जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो आप सिंपल एक टेप यहाँ से यहाँ पे लगा सकते हैं और एक टेप आपने कॉर्नर ऑफ द माउथ से यहाँ पे लगा, सिंपली एक टेप भी आप लगा सकते हैं। उससे जो वो आपको स्टिफनेस जो है वो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेच जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो अगर फीमेल पेशेंट्स हैं और उनमें जो है वो जो बेस्ट मेथड है वो यूज़ करने का ये है कि आप जो है वो अलोंग दी जॉ लाइन पहली टेप आप 4 पीसेस काटिए टेप के। टेप कोई भी आपके पास अवेलेबल हो सकती है, इसमें काइनेजोलॉजी केटी टेपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपल जो है वो आपकी सर्जिकल टेप होती है, सर्जिकल में भी कुछ में स्ट्रेचेबल होती है, जैसे निटिंग टेप होती है, जब ड्रिप्स आप कैनोला पास करते हैं तो वहाँ पे जो आप लगाते हैं, तो आप वो सिंपल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेस्ट मेथड है, जो रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि वो टेप के आप 4 पार्ट्स कीजिए। फर्स्ट स्ट्रिप आप लगाइए जॉ लाइन से बिल्कुल ऑन दी जॉ लाइन। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें फेशियल हेयर्स नहीं है, जो उनकी बियर्ड नहीं है या जिनकी बियर्ड है और वो उसको रिमूव कर सकते हैं, या मोस्टली फ़ीमेल पेशेंट्स जिनमें ऐसे फेशियल हेयर्स नहीं होते। तो आप फर्स्ट टेप लगाइए अलॉन्ग दी जॉ लाइन, यहाँ से आप लगाना शुरू कीजिए, यहाँ तक आप थोड़ा सा को पुल कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकिए अगर टेप में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, ठीक है। पहले आप टेप अलॉन्ग द जॉ लाइन लगाइए, सेकंड टेप आप लगाइए अलॉन्ग द कॉर्नर ऑफ द माउथ टू एंगल, ये एयर लोब के बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे सेकंड टेप आप यहाँ पे लगाइए। थर्ड टेप आप लगाइए कॉर्नर ऑफ द नोज से, यहाँ से लेके बिल्कुल उसी एक जंक्शन पॉइंट पे जहाँ पे सारे ये मिल रहे हैं। और फोर्थ टेप आप इन सभी पॉइंट्स के एक साथ लगाइए ऊपर, ताकि वो इनको एडहेयर कर सके जितनी हमने पॉइंट्स को एंड किया है। और टेपिंग की भी यही प्रिकॉशंस होती हैं कि वो पिंपल्स वगैरह ना कॉज कर सकें। आपके पास जो भी फेस ऑयल्स हैं, सीबम्स एक्सक्रीट हुए होते हैं, पहले आप उनको क्लियर कीजिए मुंह धुलवा के, देन आप टेपिंग कीजिए। और टेपिंग फॉर 1 होल डे एक दफ़ा आपने कर दी है तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो है वो आप उतारिए उसको। बार बार मतलब हर दूसरे घंटे के बाद टेप उतार के दोबारा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट वाज फॉर योर चीक्स एरिया। एक टेपिंग और हम यूज़ करते हैं बेल्स पाल्सी में, दैट इज़ फॉर योर आइज़। कि आई डे टाइम में तो चूँकि आप जाग रहा है पेशेंट तो उसकी आइज़ ओपन है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नाइट टाइम में जो है बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको सोने में बहुत इश्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि आई लिड उनकी आंखें बंद नहीं हो रही, तो उनको जो है वो आइज़ जो है वो अंदर लाइट जब जाएगी तो इरिटेट करेगी। तो उसके लिए भी ये होता है कि जो है टेप है उसको बहुत माइनर सा उसका आप सेक्शन काटिए, बहुत पतला बारीक सा। पहले लोअर आईलिड के नीचे लगाइए यहाँ पे, फिर अपर आईलिड के क्रॉस लगाइए, अपर आईलिड के नीचे लगाइए आप नीचे वाली साइड पे, और इस तरह आपने लोअर आईलिड के नीचे लगाई। लगाने के बाद उनकी थोड़ी सी आपने लेंथ ज़्यादा रखनी है ताकि वो कॉर्नर ऑफ दी आइज़ तक पहुँचें, ठीक है। एंड देन आपने उस आँख को बंद करके उनके ऊपर जो है वो एक टेप लगा देनी है, दैट्स ऑल। ये 3 स्लाइसेस में आपने इसको रखना है। एक आपने अराउंड दी लोअर बॉर्डर जो है वो लोअर आईलिड पे लगानी है, एक अपर आईलिड पे लगानी है, और एक उन दोनों के ऊपर आपने लगा देनी है, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा कि आपकी वो आईलिड जो है वो बंद हो जाएगी, आपकी आंख बंद हो जाएगी पेशेंट की, और वो इजीली जो है वो उसको सो सकेगा, उसके लिए ईज़ होगी। कुछ लोग वो कॉटन पैड रख के और बहुत बड़ा सारा जो है वो टेपिंग कर देते हैं, वो एस्थेटिकली जो है वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो है वो आई टेपिंग इस तरह करना वो ज़्यादा इजी होगा। और टेपिंग को उतारने का भी तरीका ये है कि आप जो है वो उसको लुब्रिकेट कर लें, थोड़ा सा आप उस पर कोई भी
आपके पास स्प्रिट स्वैब है तो उस दवा रब कर लें ताकि वो इजीली उतर जाए, क्योंकि जब आइज़ पे लगा रहे हैं तो आई लैशेज़ जो है वो टेप के साथ ना जुड़ पाएँ, और जब वो आप पील ऑफ करेंगे उसको तो वो आपको जो है वो हेयर आपके रिमूव ना हो। ठीक है जी, इट वाज़ अबाउट टेपिंग। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम स्ट्रेचिंग्स पे आते हैं कि लेटर ऑन जब पेशेंट्स में रिकवरी आना शुरू होती है तो कुछ पेशेंट्स में मसल टाइटनेस आना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से उनकी मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, पेनफुल होते हैं। उनके हाथ लगाते हैं तो उनके मसल इतने टाइट होते हैं तो उनको टेंडरनेस फील होती है और पेन होती है। इवन खा रहे हैं तब भी जो है वो उनको अपनी जॉ में और मसल्स में, चीक्स में और फोरहेड में यहाँ पेन फील होगी। तो उन पेशेंट्स में जो है वो स्ट्रेचिंग्स पे रेकमेंड की जाती है। दिस इज़ समथिंग न्यू, जो है वो कन्वेंशनली स्ट्रेचिंग जो है वो फिज़ियोथेरेपी में नहीं दी जाती, लेकिन इट्स इज़ हाईली रिकमेंडेड, और रिसर्च और लिटरेचर इस चीज़ को प्रूव करता है कि आप बोथ इफेक्टेड एंड अनइफेक्टेड दोनों साइड्स पे जो है वो आप स्ट्रेचिंग्स दें। चूँकि देखिए जिस साइड पे मसल बेल्स पाल्सी है, जो इफेक्टेड साइड है, उस साइड के मसल वीक हैं, दूसरी साइड के तो उनकी तो स्ट्रेंथ उतनी ही है, तो वो क्या करेंगे, वो जो इफेक्टेड साइड होगी उसको अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, और ये तो इटसेल्फ वीक हैं। और जब इनमें भी हीलिंग होना शुरू होगी, ये भी रिकवरी फेज़ में वापस आएंगे, तो इनमें भी स्ट्रेचिंग्स अगर जब आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप पेशेंट को ये कहते हैं कि स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आपने करनी है, आपने ग्रॉस और फास्ट मूवमेंट्स आपने नहीं करनी। आप फास्ट मूवमेंट्स करेंगे तो मसल में टाइटनेस, हाइपरटोनिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो सपोज़ किसी वजह से भी हाइपरटोनिसिटी डेवलप हुई है, मसल में पेन होती है, तो वहाँ पे फिर पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज यूज़ करें। आई एम गोना शो यू कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पेशेंट की फेस को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप फेस को हाथ लगाएं तो ऑलवेज़ सैनिटाइज योर हैंड्स, आप उस पर ग्लव्स पहनिए, देन आप उसके फेस को आप टच कीजिए, उसको ख़ुद भी रेकमेंड कीजिए। अभी एक स्ट्रेचिंग है जो आप अंदर मुंह के अंदर हाथ डाल के वहाँ से आप स्ट्रेच कराते हो, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लव्स यूज़ कीजिए। ठीक है, स्ट्रेचिंग के लिए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेचिंग को आपने क्या करना है कि सपोज़ हम फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, तो क्या कीजिए कि मसल्स को ये देखिए इस तरह आपने क्या करना है, पुल करना है। दोनों एंगल्स पे डिफरेंट तरह से आप इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो ये जो फोरहेड के मसल्स हैं ये उनकी जो है वो स्ट्रेचिंग थी। अब चूँकि जो है वो आइज़ के अराउंड जो है वो सर्कुलर जो है राउंड जो है वो मसल्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एंगल चेंज करेंगे। पहला जो अपर हाफ है उसके लिए हम स्ट्रेचिंग इस तरह कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर जो है वो इस साइड पर जो राउंड है उसके लिए हम इस तरह स्ट्रेच कर रहे हैं, और जो लोअर हाफ है उसके लिए हम इस तरह स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ग्लव पहन के जो है वो फिर बताता हूँ कि इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाली स्ट्रेचिंग है, ये जब आप करेंगे तो पेशेंट को थोड़ी सी पेन भी फील होगी। आप चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो पेशेंट को आप रेकमेंड कर दीजिए कि वो खुद से जो है वो घर पे ये स्ट्रेचिंग्स जो है वो ऐड करें। स्ट्रेचिंग का भी सेम प्रोटोकॉल है, आप वंस अ डे जो है वो स्ट्रेचिंग कीजिए, और स्ट्रेचिंग के दौरान भी ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पेन जो है वो पेशेंट को ना हो। सम टाइम होता है कि ट्रिगर पॉइंट्स या टेंडर पॉइंट्स आपको मिलते हैं पेशेंट के फेस पे, तो आप एक क्लॉक को इमेजिन कीजिए कि 12 ओ क्लॉक है, फिर 3 ओ क्लॉक है, और उनके दरमियान 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो आप अपनी फेस पे पेशेंट के अकॉर्डिंगली इसको जज कीजिए। आपने करना ये है कि आपने पिंच करना है विथ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इस तरह पिंच करना है और पिंच करके उसको पुल करना है नीचे की तरफ, ठीक है जी। थंब को आप जो है वो अब मैं पहले आपको बता दूं फिर आपको करके दिखाता हूं कि आप इसको माउथ के अंदर लेके जाएंगे, चीक को ऐसे दबाएंगे और उसको प्रेस करेंगे विद योर टिप ऑफ द थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर। इन दोनों चीज़ का आपको प्रेस करेंगे और उसको नीचे को पुल करेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर चीक्स। इसके लिए भी हम जैसे आपको मैंने बताया कि आप क्लॉक इमेजिन कीजिए 12 ओ क्लॉक, और यहाँ पे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, 25 और यहाँ 30, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यही है कि इसको आप प्रेस कीजिए और सारी पांचों लाइंस जो है वो उन पे आप प्रेस करके उसको लेके आइए। तो अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये क्या करना है कि सिर्फ आपने प्रेस करना है, इसको पुल करना है।
So it was all about your stretching for your cheek muscles, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम पिंच कर रहे हैं और देन उसको हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मसल में टाइटनेस है वो क्या होगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह हम नोज़ के लिए भी सेम करते हैं कि जो नेज़ल लेबल फोल्ड है, इसके लिए नोज़ के में ये थंब का जो टिप है उसको हम एक नेज़ल फोल्ड में रखेंगे और दूसरी तरफ से प्रेस करते हुए उसको हम नीचे को लेके आएंगे, ठीक है जी। इट वॉज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेचिंग्स फॉर योर फेस मसल्स। नेक को कभी नहीं भूलना, नेक में हमने मसाज भी किया था और इसी तरह जो है वो हम इन मसल्स को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं और चाहें तो आप दोनों हाथों से जो है वो इन मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग्स भी होगी हमारी, हमने मसाज को भी देख लिया, हमने टेपिंग भी देख ली। अब एडवांसमेंट इसमें क्या आ रही है कि इसमें स्टिमुलेशन देने के लिए जो एडवांस थेरेपीज़ है उसमें हम कपिंग थेरेपी जो है वो भी यूज़ हो रही है। कपिंग थेरेपी वेट कपिंग थेरेपी नहीं, इसमें हम ड्राई कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। और इस तरह की कप्स होते हैं, लेट मी शो यू। इस तरह की कप्स आते हैं, दीज आर योर फेशियल कपिंग थेरेपी कप्स। ये फेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें ये बड़ा साइज़ है और ये बहुत छोटा साइज़ है। ये कपिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिकॉन कप्स होते हैं, इनके लिए कोई सक्शन गन की आपको ज़रूरत नहीं है। इनको जैसे आपने प्रेस करना है और आपने इनको छोड़ देना है तो आपकी कपिंग थेरेपी जो है वो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोटोकॉल है जैसे आपको मसाज के लिए बताया था कि पहले जो है वो आप कोई भी इमोलिएंट यूज़ करेंगे जिससे स्किन में फ्रिक्शन जो है वो उसकी कम हो। इमोलिएंट में आपका कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम आ सकती है जो आप डेली बेसिस पे कॉस्मेटिक्स के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप वैसे अपने फेस पे जो है वो क्रीम और लोशंस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, तो आप यूज़ कीजिए। अब मैं इसका आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने इमोलिएंट यूज़ किया अपने फेस पे। इसकी भी दो टेक्निक्स हैं। जी मैं अभी जो है वो टेपिंग को दोबारा जो है वो आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले जो है वो आप इमोलिएंट यूज़ करते हैं पेशेंट की फेस पे ताकि उसको कोई फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। अब ये देखिए, दिस इज़ योर कप। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हमने प्रेस करना है। जितना हम इसको प्रेस करेंगे, जितना मैं ज़्यादा इसको प्रेस करूँगा, ये देखिए, जितना मैं ज़्यादा इसको प्रेस करूँगा उतनी ये डीप सक्शन करेगा। जितना माइल्ड कम प्रेस करूँगा उतनी ये वीक सक्शन करेगा, ठीक है। तो उसकी भी दो टेक्निक्स हैं कि सबसे पहले एक टेक्निक तो ये है कि आप इसको लगाते हैं और उतार देते हैं। ये देखिए, एक ये टेक्निक है, आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक ये है, इसको ग्लाइडिंग टेक्निक हम कहते हैं कि आप स्मॉल सेक्शन, माइल्ड, मीडियम सेक्शन आप कीजिए। ये देखिए मैं कितना प्रेस कर रहा हूँ इसको, मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप प्रेस नहीं कर रहा, बहुत माइनर सा इसको प्रेस कर रहा हूँ। इसको हम मॉडरेट सेक्शन कहते हैं कि आप इसने रखा और देन आप इसको ग्लाइड कर रहे हैं टू आउटवर्ड। ये देखिए, ये थी फेशियल कपिंग। जो स्मॉलर साइज़ के कप्स हैं, जैसे ये है 0 साइज़ का कप होता है, दिस इज़ फॉर योर अंडर आइज़ और आईलिड्स के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्टिमुलेशन देने के लिए। रिसर्च ये प्रूव करती है कि कपिंग थेरेपी से जो है वो मोटर स्टिमुलस भी जाता है पेशेंट की स्किन को, चूँकि आप मसल्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। और इससे सेंसरी स्टिमुलस भी जाता है। थोड़ा सा इससे रेडनेस फेस पे आती है चूँकि लोकल ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हुई है फेस की, और इससे एक ग्लो आता है फेस पे। तो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट, उससे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ऑल यू नीड कि आप इसको एज़ कम्प्लीमेंट्री थेरेपी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट प्लान में। सो इट वाज ऑल अबाउट योर फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर बेल्स पाल्सी, जिसमें हमने EMS स्टिमुलेशन की बात की, एक्सरसाइज थेरेपी की बात की हमने। उसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी में हम जो न्यूरोमस्कुलर रीट्रेनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं
हम वो ऐड करते हैं न्यूरोमस्कुलर रीट्रेनिंग एक्सरसाइज में, जो हम फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं जैसे ब्लोइंग है, फ्रॉनिंग है, ये सब एक्सरसाइज जो है वो हम यूज़ करते हैं। देन हमने मसाज की बात की, जो मसल टाइट हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए। देन हमने स्ट्रेचिंग्स की बात की, देन हमने टेपिंग की बात की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कपिंग थेरेपी की बात की कि जो एडवांसमेंट है फिज़ियोथेरेपी में हम उनको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आप किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं अब आपको आंसर करता हूँ। वी हैव 5 minutes मोर, और 5 minutes इज़ फॉर योर क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके पास जो भी कोई क्यूरीज हों आप मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर यू। सर फेशियल कपिंग कहाँ से मिलेगी अगर बाय करनी हो तो? बेटा यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी ऑनलाइन दराज, और दराज ऐप से जो है वो इजीली मिल जाते हैं, आप वहाँ से जो है वो यूज़ कर सकें। सिलिकॉन कप्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि इनमें दोबारा बार बार आपको सक्शन नहीं देनी पड़ेगी। आप वो जो दूसरे हिजामा कप्स होते हैं उनमें भी ये साइज़ आते हैं, तो अब वो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको वो दोबारा से एक दफ़ा सक्शन आप तोड़ दे, उसमें आप ये टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते बार बार, तो ये दोबारा आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दीज आर सिलिकॉन कप्स आर बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ सेशंस, जहाँ पे आपने रिपीटेडली उसको उतारना है, आपने सक्शन ब्रेक करनी है और अगेन आपने सक्शन क्रिएट करनी है। एनी अदर? टेपिंग फर्स्ट डे, क्वेश्चन ऊपर चला गया, टेपिंग के बारे में क्वेश्चन था। टेपिंग फर्स्ट डे से रेकमेंड करेंगे? फर्स्ट डे से टेपिंग आप बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हैं, ताकि जो है वो ये मसल जो इफेक्टेड साइड है वो टाइट रहेगी, तो ये जो अनइफेक्टेड साइड है वो उसको पुल नहीं कर सकेगी, तो वो टेपिंग से उसको स्टिमुलस भी मिलता रहेगा। इसको फीडबैक कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फीडबैक है, पेशेंट मसल को बाहर से फीडबैक मिल रहा है कि उन्होंने इस पोजीशन में रहना है। सर मसाज का अगेन बता दें। बेटा मसाज स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स पैटर्न में जो है वो हम मसाज यूज़ कर रहे हैं। फोरहेड पे यूज़ करते हैं, अराउंड द आइज़ यूज़ करते हैं, नोज़ पे हम कर रहे हैं, चीक्स पे हमने देखा था कि हम 3 लाइंस में इसको ड्रॉ कर रहे हैं और 3 लाइंस के फिर हम इसको मसाज कर रहे हैं। फेशियल मसाज का बेसिक प्रोटोकॉल ये है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द फेस एंड टुवर्ड द आउटर ऑफ एज, कि सेंटर से आप स्टार्ट करें और आप बाहर की तरफ जाएंगे। EMS सुपाइन पोजीशन में नहीं करवा सकते? EMS बिल्कुल स्पाइन पोजीशन में भी करवा सकते हैं, लेकिन रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको सिटिंग पोजीशन में जो है वो मोस्टली आप इसको क्या करें, यूज़ करें, क्योंकि जब सिटिंग पोजीशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पुल्स भी जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कैन वी यूज़ के टेप? यू कैन यूज़ के टेप, बट एज़ यू नो इट्स बिट एक्सपेंसिव, तो और इतनी रेडीली अवेलेबल भी नहीं है। सर्जिकल टेप जो है वो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। आप केटी टेप यूज़ करना चाहें, आप सिंपल टेपिंग यूज़ करना चाहिए। सर आप टेपिंग रिपीट करें। टेपिंग के बारे में आपको बोला था कि फेस की टेप कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंट्स कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेप। अब देखिए जैसे मेल्स हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी अपनी बियर्ड है, तो वो जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ टेप लगाना अराउंड द जॉ लाइन, हेयर्स पे जो है वो टेप एडहेयर नहीं करेगी, वो उतर जाएगी। यहाँ पे भी नहीं मैं लगा सकता टेप साइड वाले पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप सिंपली एक टेप लगा दीजिए, यहाँ से जो पुल करके जहाँ तक बाल नहीं है वहाँ तक आप उसको प्लेस कर दो, दैट्स ऑल। आप फ्यू डिग्रीज 10 to 20 डिग्रीज में अगर स्ट्रेच पॉसिबल है, अगर केटी टेप आप यूज़ करें उसमें स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके प्लेस कर दो। अगर स्ट्रेचिंग कैपेसिटी नहीं है तो जैसे वो टेप है आप उसको थोड़ा सा पुल करो ताकि मसल जो है वो टाइट हो, और फिर आप उसको एडहेयर कर दो। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल का फेस है या कोई ऐसा बंदा जो शेव ऑफ कर सकता है, आप उसको बोल दो कि आप शेव करके आओ कल और फिर आप उस पर टेपिंग करो, तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है वो आप 4 सेक्शंस 4 स्ट्रिप्स हम काटते हैं टेप की, वो हम मैयर कर लेते हैं कि पेशेंट को कितनी रिक्वायर्ड है। पहले आप टेप प्लेस करते हो यहाँ से अराउंड दी जॉ लाइन, फर्स्ट टेप आपने लगा दी। सेकंड टेप आप लगाते हैं अराउंड दी कॉर्नर ऑफ द माउथ, यहाँ से टेप लगा के यहाँ तक, ठीक है, एयर लोब के कॉर्नर तक। सेकंड टेप हो गई। थर्ड टेप एट द कॉर्नर ऑफ द नोज़, और यहाँ पे बिल्कुल आप अगेन उसको जो नीचे वाली टेप है उसके कॉर्नर पे जो है वो आप अराउंड दी कॉर्नर ऑफ द योर एयर लोब, यहाँ तक आप 1, 2 और 3
और एक टेप जो है वो आप यहाँ पे इन सभी के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो उनके जो है वो स्टिक रहें उनके एंड्स। तो ये फेस की थी। और आइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं छोटा सा, यहाँ पे आपने जो उसकी विड्थ होगी टेप की वो बहुत छोटी सी आपने काटनी है। आप सीजर से काट सकते हो, हाथ के साथ फाड़ सकते हो। आपने एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप नीचे लगानी है, एक ही स्ट्रिप आपने ऊपर लगानी है एज ऑफ दी योर आईलिड। 2 टेप्स आपने लगा ली और एक टेप आपने आइज़ को बंद करके इसके ऊपर लगा देनी है। दैट्स ऑल। ये किस लिए है कि आंख बंद रहे, और आंख बंद रहने से क्या होगा कि उसमें जो है वो कोई इन्फेक्शन का कॉज नहीं हो सकेगा और पेशेंट को जो है वो नींद भी इजीली आएगी। स्ट्रेचिंग्स बोथ साइड ऑफ द फेस पे क्यों करते हैं? वाई नॉट ओनली अफेक्टेड साइड? एज ए टोल्ड यू कि एक साइड जो वीक है, दूसरी साइड तो जो है वो उसकी मसल की स्ट्रेंथ उतनी ही है। तो क्या होगा कि वो जो इफ़ेक्टेड साइड होगी, अनइफेक्टेड साइड के मसल्स उसको अपनी तरफ पुल करेंगे। फेशियल एसिमेट्री आएगी कि ये जो लेफ़्ट साइड है इफ़ेक्टेड है, तो राइट साइड के मसल जो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है वो उनको पुल करना शुरू करेंगे। और जितनी देर पेशेंट्स है, सपोज़ 2 हफ्ते भी क्यों नहीं हुए उसकी उसको ये बेल्स पाल्सी के सिम्टम अपेयर हुए, तो वो क्या करेगा, वो अनइफेक्टेड साइड को यूज़ करेगा फॉर ईटिंग, च्यूइंग। तो उसके ये वाले मसल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो ऑलवेज़ डू स्ट्रेचिंग एट बोथ साइड्स। इफेक्टेड पे भी कीजिए और अनइफेक्टेड पे भी कीजिए। जब आप करेंगे तो पेशेंट को उसकी स्टिफनेस के लिहाज से पता चल जाएगा कि कौन सी साइड ज़्यादा जो है वो टाइट है। तो जो साइड ज़्यादा टाइट हो आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेचिंग कीजिए एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड। Anyway, thank you so much for today's session, for attending today's session. I hope कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और जो भी कुछ अगर रहता हो तो वो इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन अगर हम इसका हैंड्स ऑन सेशन रखेंगे फेस टू फेस, तो वहाँ पे आपको लर्निंग की चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।